गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट 3 चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसह संयोजक यौगिक। इसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़े थे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स थे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को हमने पढ़ लिया था और इन दोनों के दो दो नाम और भी थे। ठीक है, उसके बाद आज अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और ये इस यूनिट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर 5 एग्जाम्पल है वो हमें करने हैं। इसका आज का अपना टॉपिक रहेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म चुंबकत्व एंड ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। कुछ एग्जाम्पल है अपने पास, 5-6 एग्जाम्पल है। उन 5-6 एग्जाम्पल्स के योग क्या है? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स संक्रमण धातुओं के संकुल है, उनके ज्यामिति और उनका जो चुंबकत्व है उसकी व्याख्या हमें यहाँ पे करनी है वीबीटी की सहायता से। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। संक्रमण धातुओं के संकुलों के चुंबकत्व तथा ज्यामिति की व्याख्या, ये हमें करना है। तो ये टॉपिक है और इसका फर्स्ट एग्जांपल अपना रहेगा K4FeCN6। ठीक है, सबसे पहले हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करेंगे। दो काम आप इसकी ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म ज्ञात करने से पहले ही कर लेना, ये वहां पे भी काम आएंगे। तो K4FeCN6 का आईयूपीएसी नाम लिखें तो ये रहेगा पोटेशियम। लिगेंड का नाम पहले संख्या है 6, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब ये देखो इस संकुल में इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा क्योंकि इनको हम अलग करेंगे ना, तो ये 4K पॉजिटिव प्लस में FeCN6 नेगेटिव 4। और किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर यदि चार्ज नेगेटिव में है तो धातु के नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे, तो नाम बन जाएगा इसका फेरेट। यहाँ पे लिखना है अपने को मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। चारों पोटेशियम अलग होंगे, इसके ऊपर चार्ज आएगा -4, तो धातु का ज्ञात करना है। अक्ष मान लेंगे प्लस में 6 इंटू प्रत्येक साइनाइड का रहेगा -1 इज इक्वल टू -4। अक्ष -6, 6 को -1 से गुणा किया -6 इज इक्वल टू -4। अक्ष इज इक्वल टू -4 है, माइनस का 6 इस साइड जाएगा, प्लस का 6 बनाएगा। अक्ष इज इक्वल टू +6 में से -4 गया तो कितना बचेगा? +2। तो यहाँ पे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में जो आयरन धातु है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 रहेगा। ये रहेगा आपका K4FeCN6 का आईयूपीएसी नाम। सबसे पहले इतना काम करना है अपने को, कोई एग्जांपल आया हुआ हो तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पहले इसका आईयूपीएसी नाम फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस प्रकार से ज्ञात करेंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के बाद में हम क्या करेंगे, देखें इसके अंदर अब इन पोटेशियम का तो कोई यूज होगा ही नहीं इसकी ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म में, यूज सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स का होगा। इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? अपना आयरन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयरन कितने नंबर पे आता है? 26 है, वो रहेगा इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक है 26 नंबर पे है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पे Fe 26 नंबर पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा? आर्गन 3d6 4s2 4p0, ये रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद देखें अब 3d6 में हम बनाएंगे, d में 5 ऑर्बिटल है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे। फिर 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4p में क्या है? 0 है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो Fe ये जो K4FeCN6 में इसको इस प्रकार से लिख देंगे, कारण K4FeCN6 है उसको जब हम वियोजित करेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो चारों पोटेशियम 4K पॉजिटिव के रूप में निकल गए, प्लस में इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा, -4 बन गया। अब
Fe(CN6-4) है, इसके अंदर इसमें लिखना Fe(CN6-4) में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, अतः आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लिखना है। इतना लिखने के बाद उसके नीचे कि K4FeCN6 में Fe(CN6-4) संकुल आयन में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में या +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, अतः Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखें Fe से Fe+2 बनाएंगे। इसका मतलब है कि जब आयरन है वो अपने बाह्यतम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो बनेगा Fe+2। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कौन से त्यागेगा? ये वाले त्यागेगा, 4s वाले। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसमें बनेगा 3d6 4s 0 और 4p में क्या था? 0 ही था। अब वापिस बनाएंगे इसको, 3d में क्या बच गए? 6 बच गए। ये आ गया, 4s खाली था ही और 4p भी क्या था? अपना खाली था। इतना लिखने के बाद नीचे क्या करेंगे हम कि ये जो FeCN6 संकुल है, इसी की बात चल रही है यहाँ पे। FeCN6 वाले संकुल में ये जो लिगेंड है साइनाइड, यहाँ पे लिखा जाएगा Cn नेगेटिव लिगेंड। अब बताओ ये कैसे लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें लिखा जाएगा Cn नेगेटिव लिगेंड या साइनाइड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण, प्रबल लिगेंड होने के कारण ये केंद्रीय धातु परमाणु आयरन के या केंद्रीय धातु आयन Fe+2 के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि FeCN6-4 संकुल आयन में साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये केंद्रीय धातु आयरन Fe+2 के केंद्रीय धातु आयन Fe+2 के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ये विशेषता होती है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेंगे। युग्मन करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास। 2 कक्षक डी वाले क्या हो गए? खाली हो गए। इतना लिखने के बाद कि ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बनाना है? पेयरिंग होने के बाद जो कंडीशन बनेगी वो बनानी है आपको। तो यहाँ तक, यहाँ से लिख लिया होगा आपने। देखें क्या बनेगी पेयरिंग के बाद में इसकी, तो वो रहेगी Fe+2 वाला ही चल रहा है। इसके अंदर पेयरिंग होने के बाद में सेम यही कंडीशन है, आर्गन 3d6 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे लेकिन वो युग्मित हो जाएंगे। 4s वही है वेकेंट और 4p भी क्या है? वेकेंट है। अब 3d का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। पहले सभी में इलेक्ट्रॉन थे, उसके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, 3 कक्षक में आ गए, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। ये 4s2 है और ये 4p। लिख लिया होगा इतना। उसके बाद देखें आप कि FeCN6-2 संकुल -4 संकुल बनने के लिए जो 6 साइनाइड लिगेंड आएंगे ना इससे जुड़ने के लिए, तो 6 साइनाइड लिगेंड यहाँ से स्टार्ट होंगे जुड़ना। Cn नेगेटिव, सेकेंड Cn नेगेटिव, थर्ड Cn नेगेटिव, फोर्थ Cn नेगेटिव, फिफ्थ Cn नेगेटिव और सिक्स्थ Cn नेगेटिव। संकरण कौन सा बनेगा? सभी को मिलाएंगे तो D के 2 हैं, D2, S का 1 है, SP के क्या है? 3 है, D2sp3। D2sp3 संकरण है वो यहाँ पे बन गया। अब इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं D2sp3 संकरण के अंदर। यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो देखो आप कौन कौन से। 2-3 क्वेश्चन में ये आता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि D2sp3 संकरण में, चाहे वो किसी भी संकुल आयन के अंदर D2sp3 संकरण आए, कि इसमें जो D कक्षक हैं वो कौन से हैं?
डी कक्षक 5 होते हैं ना, 5 प्रकार के होते हैं ना, डी में कक्षक है 5 है, पांचों के अलग अलग नाम है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, 5 हो गए। इन पांचों में से कौन से दो हैं यहाँ पे, ये हम देखते नहीं है कि कौन से दो हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आता है आपके, तो उसमें क्या लिखा जाएगा कि D2 क्वेश्चन आएगा D2sp3 संकरण में, किसी संकुल आयन के D2sp3 संकरण में कौन से दो डी कक्षक होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। ये जो दो कक्षक होते हैं जो कि जिनको हम ईजी ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, ये दोनों कक्षक D2sp3 संकरण में भाग लेते हैं। D2sp3 संकरण में जो दो डी के कक्षक होते हैं वो होंगे डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, और इन दोनों को हम ईजी ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब डी ऑर्बिटल्स का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उसमें दो प्रकार के कक्षक बनते हैं T2G और EG। डी के ये ईजी में आते हैं डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, और T2G में आते हैं तीन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। याद नहीं रहे तो T2G में तीन अक्षर हैं तो तीन ऑर्बिटल आएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और ईजी में दो ही हैं तो दो आएंगे, दो कौन से आएंगे, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है इसका कि कौन से दो डी कक्षक हैं वो भाग लेते हैं, तो ये रहेंगे डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। अब सेकेंड क्वेश्चन इस पे ये आता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है FeCN6 - 4 वाला, ये कॉम्प्लेक्स किस प्रकार का है, कल जो टाइप करवाए थे ना उन टाइप में से किस प्रकार का है, तो D2sp3 संकरण, ये डी कक्षक कौन सा है, इसको यदि NS माना जाए तो 3D क्या है, N-1D है, और जब N-1D को क्या बोलते हैं हम, आंतरिक कक्षक संकुल बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे ना। जब ये आंतरिक कक्षक है, ये आंतरिक डी ऑर्बिटल है, तो इससे मिलके बनने वाला जो संकुल है वो भी क्या होगा, इनर ऑर्बिटल। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स FeCN6 - 4 जो कॉम्प्लेक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें लिखा जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये है एक आंतरिक कक्षक संकुल है। दो क्वेश्चन के आंसर आगे। थर्ड इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका मैग्नेटिज्म किस प्रकार का है। मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व दो प्रकार का होता है संकुल यौगिकों में, एक तो होता है पैरामैग्नेटिज्म और सेकंड होता है डाईमैग्नेटिज्म। ठीक है, जो मैग्नेटिज्म होता है संकुल यौगिकों में वो दो प्रकार का रहेगा, वो पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म। देखें आप, जो पैरामैग्नेटिज्म होता है, पैरामैग्नेटिज्म, और सेकंड रहेगा डाईमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म को हिंदी में बोलते हैं हम अनुचुंबकत्व, और डाईमैग्नेटिज्म को हिंदी में बोला जाता है प्रतिचुंबकत्व। यदि संकुल यौगिक बनता है तो संकुल यौगिक बनने के बाद या लिगेंड जुड़ने के बाद यदि केंद्रीय धातु परमाणु के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तब तो वो कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय रहेगा। और यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, युग्मित अवस्था में हों, तब वो प्रतिचुंबकत्व या फिर डायामैग्नेटिज्म होगा। अब इसकी बात आती है कि FeCN6 - 4 है वो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, चुंबकत्व किस प्रकार का है उसके अंदर, तो इसके अंदर देखो CN लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, सारे इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर दिया, एक भी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं, तो वो रहेगा डायामैग्नेटिज्म, हिंदी में बोला जाएगा प्रतिचुंबकत्व। तो इसका मैग्नेटिज्म का टाइप कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिज्म। इसमें आप लिख भी सकते हो कि इस संकुल में केंद्रीय धातु आयन Fe+2 के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, इसलिए ये है डायामैग्नेटिज्म, या हिंदी में बोलेंगे प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो चुंबकत्व की व्याख्या होगी अपनी, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होंगे तो प्रतिचुंबकत्व है, एक भी इलेक्ट्रॉन यदि अयुग्मित अवस्था में मिल गया, एक या एक से अधिक कितने भी हों,
तब वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकत्व दर्शाएगा। आगे एग्जाम्पल आ जाएगा, कोई अनुचुंबकत्व का उसमें पढ़ लेंगे। तो ये Fe(CN6-4) कैसा है, प्रतिचुंबकत्व, यानी इसके लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये चुंबकीय आघूर्ण जो है उसको निकालने का फॉर्मूला, स्पिन ओनली फॉर्मूला था ना अपना, N+2 बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होगी। ये फॉर्मूला है, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करेंगे। इसको निकालने का फॉर्मूला रहेगा √N+2 बोर मैग्नेटोन। यहाँ पे जो ये स्मॉल n है वो रहेगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के वैलेंस, ये आपके कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो रहेंगे यहाँ पे स्मॉल n के बराबर। इसमें स्मॉल n 0 ही आ गया अपना, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। स्मॉल n 0 होगा, इसकी जगह 0 रखेंगे तो म्यू की वैल्यू आएगी 0। जितने भी प्रतिचुंबकत्व वाले कॉम्प्लेक्स हैं उन सभी के लिए चुंबकीय आघूर्ण कितना आता है, 0 आएगा। 3 क्वेश्चन हो गए, द्विकक्षक का टाइप, ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स का टाइप और मैग्नेटिज्म, तीनों की व्याख्या होगी। उसके बाद में आती है अपनी इसकी स्ट्रक्चर की व्याख्या करने, कि इसकी जो ज्यामिति या स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनेगी। देखिए आप इसके अंदर, अब इसकी ज्यामिति की बात करते हैं कि ज्यामिति किस प्रकार से बनेगी, ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री का डिटर्मिनेशन किसके बेस पे करेंगे, संकरण के बेस पे। जब संकरण इसके अंदर D2sp3 है, तो संकरण D2sp3 हो चाहे sp3D2 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, जितने लिगेंड ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 साइनाइड लिगेंड जुड़े थे तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6, और इसकी ज्योमेट्री रहेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, अष्टफलकीय ज्यामिति। अब अष्टफलकीय ज्यामिति किस प्रकार से बनेगी वो पढ़नी है। तो ये 3 तो हो गए आपके, अब हम पढ़ेंगे इसकी ज्योमेट्री। देखें ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बनाते हैं इसकी। सेंट्रल में क्या लिखेंगे, सेंट्रल में सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे। 6 साइनाइड लिगेंड जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। Cn, सेकेंड Cn, थर्ड Cn, फोर्थ Cn, फिफ्थ Cn और ये 6th Cn। और चार्ज था -4। ये रहेगी FeCN6-4 की ज्योमेट्री, जिसका नाम रहेगा ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय ज्यामिति। अष्टफलकीय ज्यामिति का एक नाम और भी है, वो देखें क्या रहेगा। ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया ना। स्क्वायर के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, स्क्वायर, और ये दो क्या है, इसके ऊपर और नीचे पिरामिड है। 2 हैं तो क्या बोल देंगे, बाई पिरामिड। एक होता तो सिर्फ पिरामिड लिखते, 2 हैं तो क्या लिखेंगे, बाई पिरामिड। इसी अष्टफलकीय ज्यामिति का दूसरा नाम रहेगा स्क्वायर पिरामिडी, यानी वर्ग द्विपिरामिडी या वर्गाकार द्विपिरामिडी। अष्टफलकीय का एक दूसरा नाम है वर्गाकार द्विपिरामिडी। ये लिखो तो भी सही है, वैसे ये ज्यादा प्रचलन में है कि अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है। तो इस प्रकार से FeCN6-4 संकुल की अष्टफलकीय ज्यामिति बनेगी, जिसका दूसरा नाम रहेगा स्क्वायर बाई पिरामिडी। बनाए इसको, ज्योमेट्री को। बन गया होगा। अब देखो इसके अंदर 2 काम और करने हैं। एक रहेगा K3 FeCN6,
ये आपको खुद से करके लेके आना है, ठीक है। K3FeCN6 इसमें और इसमें चेंज क्या है, इस वाले में था K4FeCN6 और इसमें है K3FeCN6। ये आप खुद से करके लेके आएंगे। और कल जो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स संक्रमण धातुओं का, जिसके अंदर ये सभी प्रकार के क्वेश्चन करने हैं, वो रहेगा अपना K3FeF6। ये हम कल की क्लास में करेंगे और ये आपको खुद से करके लाना है। इस नहीं आएगा तो बता देंगे। इस वाले में क्या रहेगा, इस वाले में केंद्रीय धातु आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले से चेंज रहेगी, दूसरी रहेगी, ठीक है। और क्या करना है इसके अंदर, ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जैसे इसको पढ़ा है ना कि टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, मैग्नेटिज्म किस प्रकार का, इसके अंदर डाई मैग्नेटिज्म है या पैरा मैग्नेटिज्म है। और यदि ये डायमैग्नेटिज्म है, ठीक है, सॉरी, यदि ये पैरामैग्नेटिज्म होगा तो इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू की वैल्यू है वो कितनी आएगी वो पढ़ना है। और जो डी ऑर्बिटल है कौन से भाग ले ये पढ़ना है, जो संकरण क्या है वो पढ़ना है, ज्योमेट्री क्या है वो पढ़नी है। तो ये सारे आप खुद से करके लेना इसके क्वेश्चन, जैसे इसको क्या था। और K3FeF6 है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।